हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गॉगल गुरु ऑडियो बुक्स चैनल पर। आप सुन रहे हैं अंडरग्राउंड का अगला भाग। अंडरग्राउंड यानी कि हमारे प्रिय लेखक अनिल मोहन जी का एक सदाबहार उपन्यास, जिसमें देवराज चौहान और जगमोहन अपनी चिर परिचित डकैती करने वाले अंदाज में हैं। यह बेहद ही मज़ेदार और दिलचस्प उपन्यास आप पार्ट्स में सुन रहे हैं। कुछ एक क्षणों उपरांत आप इसका अगला भाग सुनेंगे, पर इसके पहले यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन यानी कि घंटा भी दबा दीजिएगा। चैनल के वीडियोस पसंद आने पर आपको पता ही है कि आपको क्या करना है, यानी लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू। सोहनलाल ने ही कहीं से पुरानी सी कार का इंतज़ाम किया था, जिस पर रूप सिंह और वो वैन की तलाश में निकले थे। सुबह से शाम हो गई थी। वैन के बारे में पान वाले से जो जानकारी हासिल हुई थी, उसी के दम पर वह आगे बढ़ रहे थे, परंतु उसके बाद आगे कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई थी। इस दौरान रूप सिंह उसकी गोली वाली सिगरेट के धुएं से परेशान हुआ पड़ा था। कार का पेट्रोल भी खत्म होने पर था। लगता है हम वक्त खराब कर रहे हैं, रूप सिंह कह उठा। शायद हम वैन को तलाश न कर पाए। अभी से हौसला छोड़ रहा है? सोहनलाल मुस्कुराया। यह बात नहीं, मैं हिम्मत न हार, मेरे साथ लगा रहे। यह काम ऐसे ही होते हैं, हम मंजिल पा ही लेंगे। तुम्हारा मतलब कि वैन तक पहुंच जाएंगे? हाँ, यह जुदा बात है कि वैन हमें खाली मिले, बीच में पड़ा माल कोई और हजम कर चुका हो। फिर वैन ढूंढने का क्या फ़ायदा? फ़ायदा और नुकसान बाद में देखा जाता है, पहले काम करो। सोहनलाल कार ड्राइव करता आसपास देखता कह उठा। यह वैन इसी सड़क से गुजरी थी, लेकिन किससे पूछा जाए? यहाँ से तो हर रोज़ हजारों वाहन गुजरते हैं। कल गुजरी वैन किसे याद रहेगी? किसी को तो याद रहेगी, रूप सिंह ने बेमन से कहा। शायद उसे महसूस हो गया था कि वैन को ढूंढना आसान काम नहीं है। गाड़ी में तेल डलवा लें, जो थोड़ी बहुत चल रही है, कहीं वह भी बंद ना हो जाए। इसी सड़क पर आगे पेट्रोल पंप है। ठीक है, पहले तेल बाद में बात। कुछ आगे आने वाले पेट्रोल पंप से उन्होंने टंकी फुल करवाई और चल पड़े। तो अब बता, सोहनलाल बोला, वैन के बारे में किससे पूछा जाए? मैं क्या कहूँ, जो नजर आए पूछते रहो, रूप सिंह ने गहरी सांस ली। तू मन से साथ नहीं दे रहा। इस तरह तो वैन मिलने से रही। पहले तो तू वैन मिलने के दावे छाती ठोक ठोक कर रहा था, अब हवा निकले गुब्बारे की तरह ठंडा होकर क्यों बैठ गया? रूप सिंह कुछ नहीं बोला। 35 हजारी ने 2-3 झटके मारे और रुक गई। जुगल किशोर ने मुंह बनाया और उसे पुनः स्टार्ट करने की कोशिश की, परंतु 35 हजारी भी इरादा कर चुकी थी कि अब वह साफ सफाई के बिना जरा भी आगे नहीं सरकेगी। यह तो अच्छा हुआ कि खाली सड़क थी, वरना अब तक पीछे वाहनों की कतारें लग चुकी होती। बड़बड़ाते हुए जुगल किशोर बाहर निकला और धक्का मारकर 35 हजारी को सड़क के किनारे कर दिया, और फिर बोनट खोलकर इधर उधर हाथ मारने लगा कि शायद कोई जुगाड़ भिड़ाकर 35 हजारी को स्टार्ट करने के लिए राजी कर लें। 10-15 मिनट उलझा रहा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जुगल किशोर ने बोनट बंद कर दिया। वह जानता था कि जब 35 हजार अटकती है तो दिल से अटकती है। बिना मैकेनिक की सूरत देखे वह आगे बढ़ने को राजी नहीं होती। लेकिन इस बार तो ऐसी जगह अटकी थी कि जहां ठोका पीटी करने के लिए दूर दूर तक कोई मैकेनिक नहीं था। जुगल किशोर ने सिगरेट सुलगाई और कार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था कि यहाँ से लिफ्ट लेकर वह आगे जाए और किसी मैकेनिक के साथ लौटे। इन दिनों जुगल किशोर किसी भी काम में व्यस्त नहीं था। जेब और वक्त दोनों से ही खाली था। अक्सर उसके दिमाग में यही सोच आ जाती थी कि उसे चीनी एजेंट लियू ने धोखा दिया, जो लाखों रुपए के बदले बैग में रद्दी और अखबार भर दिए थे। अगर वह माल मिल गया होता तो आज ऐश होती। फिर उसे देवराज चौहान और जगमोहन का ध्यान आया। जगमोहन से उसने 2 लाख रुपया लेना था, लेकिन वह यह भी जानता था कि जगमोहन से मुलाकात होनी इतनी आसान नहीं कि वह अपना पैसा उससे वसूल कर सके। इन सब बातों को जानने के लिए पढ़े अनिल मोहन का देवराज चौहान सीरीज का उपन्यास तबाही। 1-2 गाड़ियाँ निकली। जुगल किशोर ने रुकने के लिए हाथ दिया, परंतु वह नहीं रुकी। कोई तो रुकेगी,
जुगल किशोर बड़बड़ा उठा। कोई खूबसूरत मालदार हसीना उसे देखकर अपनी कार ही रोक दे तो मजा ही आ जाए। वह जानता था कि अपने आकर्षक व्यक्तित्व के दम पर हसीनाओं को बेवकूफ़ बनाकर उनसे रकम ऐंठ कर आसानी से अपने रास्ते लग सकता था। ऐसा करना तो जुगल किशोर का शुगल था। बहरहाल अब जुगल किशोर को इंतज़ार था लिफ्ट के लिए किसी वाहन का। 10 मिनट बाद ही उसे एक पुरानी सी कार आती दिखाई दी। पुरानी हो या नहीं मुझे क्या, मैंने तो बस कुछ देर के लिए लिफ्ट ही लेनी है। उस कार को देखकर जुगल किशोर बड़बड़ा उठा और आने वाली कार को रुकने का इशारा करने लगा। यह बाबा आदम के ज़माने की फिएट कार के पास खड़ा ऐसी सुनसान जगह में लिफ्ट मांग रहा है। सोहनलाल की निगाह जुगल किशोर पर पड़ चुकी थी, जो कार रुकने का इशारा कर रहा था। चलते रहो, रूप सिंह कह उठा। हमारे पास बेकार की बातों के लिए वक्त नहीं है। यह बेकार की बात नहीं है बेवकूफ़। वैन कहाँ है, किस रास्ते पर गई, कुछ मालूम नहीं। शायद इसी से वैन के बारे में कोई बात मालूम हो जाए। वैन यहाँ से कल निकली थी और इसकी कार आज यहाँ खराब हुई है, रूप सिंह ने तर्क दिया। क्या मालूम पिछले 10 दिनों से यहाँ खड़ा हो। रूप सिंह ने सोहनलाल को घूर कर देखा, कहा कुछ नहीं। सोहनलाल ने जुगल किशोर के पास कार ले जाकर रोकी। कहिए साहब, सोहनलाल ने शालीन स्वर में पूछा। जुगल किशोर की निगाह सोहनलाल पर पड़ी तो वह हड़बड़ा उठा। वह देवराज चौहान के साथी के रूप में सोहनलाल को फौरन ही पहचान गया था। सिर्फ एक ही बार देखा था उसने सोहनलाल को, यह जानने के लिए पढ़ा अनिल मोहन का देवराज चौहान सीरीज का उपन्यास धोखाधड़ी। सोहनलाल को देखते ही उसके मस्तिष्क में सबसे पहले तो यह विचार आया कि इससे किसी तरह जगमोहन के बारे में मालूम करके उससे मिलकर अपना 1 लाख रुपया वसूल करके अपनी तंगहाली को दूर कर सकता है। मैंने कहा जनाब, आप कार रोकने का इशारा कर रहे थे, मैंने रोक दी, अब मेरे लिए हुक्म। जुगल किशोर ने अपनी सोचों पर काबू पाया और मीठे स्वर में कह उठा, थोड़ी सी लिफ्ट चाहिए थी, मेरी गाड़ी खराब। वो तो मैं देख ही रहा हूँ। सोहनलाल ने उसकी फिएट कार पर नज़र मारी। ऐसी कार रखोगे तो 24 घंटे लिफ्ट लेते हुए ही नजर आओगे। आओ पीछे बैठ जाओ। शुक्रिया, मेहरबानी, जुगल किशोर ने कहा और वह तुरंत पीछे का दरवाज़ा खोलकर भीतर बैठ गया। सोहनलाल ने कार आगे बढ़ा दी। जुगल किशोर ने रूप सिंह को देखा। यह चेहरा उसके लिए नया था। आप कल दिन में भी इस सड़क पर थे? सोहनलाल ने कार ड्राइव करते हुए जुगल किशोर से पूछा। कल? जुगल किशोर उसके सवाल को समझ नहीं पाया। हाँ, कल ही की बात कर रहा हूँ। इस सवाल का मतलब नहीं समझा। सीधा सा सवाल है, इसमें मतलब कहाँ से आ गया? मेरे ख्याल से आप कुछ पूछना चाहते हैं। जो पूछना चाहते हैं वह सीधे सीधे पूछे तो मैं बढ़िया ढंग से जवाब दे सकता हूँ। कल इस सड़क से एक हरे रंग की मेटाडोर गुजरी थी, उसके बारे में पूछना था कि तुमने उसे गलती से देखा तो नहीं? वैन? जुगल किशोर मन ही मन चौंका। वैन के बारे में कोई और निशानी? उसकी बॉडी पर भारत सरकार वगैरह लिखा था। मतलब कि वह वैन सरकारी थी? जुगल किशोर का मतलब परस्ती वाला दिमाग दौड़ने लगा। हाँ, देखा तुमने उसे? जुगल किशोर को ध्यान आया कि चाय की दुकान पर आज उसने अखबार में पढ़ा था कि हरे रंग की एक बैंक वैन करोड़ों रुपए के साथ गायब है। पुलिस जोरों शोरों से उसकी तलाश कर रही है। अब इसमें कोई दो राय नहीं रही थी कि सोहनलाल उसी वैन के बारे में ही पूछ रहा है। तभी कह रहा है कि उस वैन से इसका कोई वास्ता अवश्य होगा। शायद देवराज चौहान भी इस मामले में हो। जगमोहन मिला तो वह अपना 1 लाख रुपया भी ले लेगा। तो आप उस बैंक वैन के बारे में ही पूछ रहे हैं जो करोड़ों रुपए के साथ कल गायब हो गई थी? जुगल किशोर के शब्द सुनते ही सोहनलाल और रूप सिंह चौंके। तुम्हें कैसे मालूम? मुझे क्या हुजूर, सबको मालूम है, जुगल किशोर ने लापरवाही से कहा। आज के अखबार इसी बात से ही तो भरे पड़े हैं। सोहनलाल ने बुरा सा मुंह बनाया। अखबारों को भी चैन नहीं। आप वैन को क्यों तलाश कर रहे हैं? पुलिस वालों की मदद करने के लिए, सोहनलाल ने उखड़े स्वर में पूछा। मतलब कि आपने वैन को नहीं देखा? इससे सीधे सीधे बात की जाए तो ठीक रहेगा। सोहनलाल जी, जुगल किशोर मीठे स्वर में बोला। सोहनलाल चौंका। फौरन उसने कार को साइड में खड़ा किया और इंजन बंद करके उसे देखने लगा। तुम मुझे जानते हो? बहुत अच्छी तरह, जुगल किशोर मुस्कुराया। सोहनलाल के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। मुझे कैसे जानते हो? मैं देवराज चौहान को जानता हूँ। होठ सिकुड़ गए सोहनलाल के। कैसे जानते हो? महीना भर पहले की बात है, जुगल किशोर ने शराफत से बताया। लियू देवराज चौहान से कुछ ले भागी थी। लियू? सोहनलाल के होठों से निकला। ठीक कहा तुमने, लेकिन तुम इस मामले में कब आए? जब लियू दिल्ली से मुंबई आ रही थी, प्लेन में मैं लियू से मिला। उसी प्लेन में देवराज चौहान और जगमोहन भी थे। बहरहाल
मैंने देवराज चौहान और जगमोहन की सहायता की थी इस मामले में। समझ गया, सोहनलाल ने सिर हिलाया। इस सहायता की एवज में मैंने जगमोहन से 1 लाख रुपए भी लेने हैं। 1 लाख जगमोहन से? सोहनलाल ने अजीब से स्वर में कहा। क्यों, वह तेरे को लाख देगा? क्यों नहीं देगा, वह जगमोहन है। सोहनलाल ने अपने शब्दों पर जोर दिया। तो क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। जुगल किशोर समझ नहीं पाया था कि सोहनलाल क्या कहना चाहता है। जगमोहन से कुछ भी वसूल पाना इतना आसान नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? जुगल किशोर। जुगल किशोर ने ढीठता से कहा। तुम मुझे जगमोहन से मिला दो, वसूल मैं कर लूँगा। मैं मिला दूँ? मैं क्यों मिला दूँ? तुम जिस वैन को तलाश कर रहे हो उसे तलाश करने में मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। बदले में तुम जगमोहन से मेरी मुझे तुम्हारी सहायता की ज़रूरत ना हो तो? तुम्हारी मर्जी, मैं साथ रहूँगा तो तुम्हें फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं। जुगल किशोर मुस्कुराया। इसे नीचे उतारो या कोई चालू चीज़ है? रूप सिंह उकड़े स्वर में क्या उठा। जुगल किशोर ने रूप सिंह को देखा। यह कौन है? इसकी छोड़, सोहनलाल बोला। तू अपनी बता, क्या बेचता है? जैसा खरीदार मिल जाए उसके पसंद की चीज़ बेच देता हूँ, जुगल किशोर ने मुस्कुरा कर कहा। मतलब कि कोई दीन ईमान नहीं, जिधर मुंह उठाया वहीं चल दिए। ठीक समझे। तू वैन की तलाश में साथ रहेगा, जानता है उसमें क्या है? अखबार में पढ़ा है। तो वैन मिलते ही तेरे जैसा बंदा तो फौरन ही अपना ईमान खराब कर लेगा। इतना भी कमीना नहीं हूँ। जो 1 लाख के लिए जगमोहन को ढूंढ रहा है उसके लिए मैं सोच सकता हूँ कि वह कितना कमीना हो सकता है। मैं फ्री में तुम्हारी सहायता करने को कह रहा हूँ और तुम मुझे ऐसा कह रहे हो? फ्री में तो तुम खुद अपनी भी सहायता ना करो, यह तो तुम्हारे चेहरे पर लिखा है। लेकिन कोई बात नहीं, साथ में चल पड़। पहले वैन तो मिले, फिर तेरे को भी देख लेंगे। इसे साथ क्यों रख रहे हो? रूप सिंह ने टोका। वैन मिलने तक इसे साथ रख लेते हैं, शायद यह किसी काम आ ही जाए। इसके बाद इसे दूध में से निकली मक्खी की तरह ही निकाल कर फेंक देंगे, सोहनलाल ने लापरवाही से कहा। क्यों, ठीक बोला जुगल किशोर साहब? मुझे कोई एतराज नहीं, जुगल किशोर मीठे स्वर में क्या उठा। एक नंबर का घिसा हुआ इंसान है साला, सोहनलाल बड़बड़ा उठा। कोई शर्म नहीं। जगमोहन से मुझे कब मिलाओगे? वह तुम्हें उस वैन के आसपास ही कहीं मिलेगा। वैन के आसपास? जुगल किशोर के मुंह से निकला। हाँ, देवराज चौहान और जगमोहन भी वैन की तलाश में ही है और हमारे आगे है, सोहनलाल बोला। समझ गया, लेकिन बैंक का क्या मामला है? यह ज़्यादा मामला मत समझ, सोहनलाल ने तीखे स्वर में कहा। समझ गया क्या? कि ज़्यादा मामला नहीं समझना, अपने काम से मतलब रखना है, सोहनलाल ने उसे घूरा। अब क्या है? तू हर बात फौरन ही मान जाता है। गर्दन तो तेरी सहमति में हमेशा हिलती रहती है। तू कभी किसी बात को इनकार करता है? इनकार भी करता हूँ। कब? तुम नहीं समझोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, वह बात सिर्फ मेरे काम धंधे से ही वास्ता रखती है। मुझे यह बहुत चालाक लग रहा है, रूप सिंह ने टोका। इसे पर करो, लगा रहने दे साथ। देवराज चौहान जगमोहन का जानता है तो 1001 बार सोचेगा गड़बड़ी करने से पहले। कहने के साथ ही सोहनलाल ने कार आगे बढ़ा दी। वैन के बारे में कैसे मालूम करेगा तू? वैन कल यहीं से गुजरी थी, इसी सड़क से। हाँ, पक्की खबर है ना? तो क्या मैं गलत कहूँगा? वो बात नहीं, यह बात मैं अपने दिमाग में बैठा रहा था। तुम आगे चलते रहो, बाकी मैं देख लूँगा, जुगल किशोर गंभीर स्वर में बोला। वैन तो देर सवेर मिल ही जाएगी। एक और को साथ लगा लिया, रूप सिंह बड़बड़ा उठा। और जुगल किशोर? उसका उठा पटकी वाला दिमाग अब दूसरी तरफ दौड़ने लगा था। नोटों से भरी बैंक वैन, करोड़ों के नोट, उन्हें हासिल करने की कोशिश की जाए तो क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं। वानखेड़े के चेहरे पर परेशानी के भाव स्पष्ट नजर आ रहे थे। शाम ढलने को हो रही थी, कई घंटे हो चुके थे उसे ड्राइव करते हुए, परंतु वैन का कोई अता पता नहीं। सड़क के दोनों तरफ खेत ही खेत थे, कहीं कोई फार्म हाउस नजर आ जाता था। रास्ते में रुककर कई जगह वानखेड़े ने पूछताछ भी की थी, लेकिन वैन के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल सकी। यह हाईवे था, 50 वैन, सैकड़ों वाहन रोज निकलते थे। वैन किसको कहाँ याद रहेगी? तभी रह सकती है जबकि उस वैन के साथ किसी की कोई खास वजह जुड़ी हो। वानखेड़े की परेशानी यही थी कि उसे यह महसूस हो रहा था कि जैसे वह वैन उसके हाथों से बहुत ही दूर निकल चुकी है और वह वैन को हर हाल में पाना चाहता था। अब वानखेड़े को महसूस होने लगा था कि शायद वह आगे निकल आया है, वैन पीछे ही कहीं रह गई है। रास्ते में छिपने की 50 जगह है, किसी भी फार्म हाउस पर। रास्ते में 20 गांव है, 50 कच्ची कॉलोनियां हैं, कहीं भी वैन को खड़ा कराया जा सकता है, छिपाया जा सकता है। परंतु वानखेड़े का मन वापस लौटने का न हुआ। अगर वैन आगे हुई तो वह वापस पलट गया तो फिर वैन 100% हाथ से गई, तलाश का रास्ता भटक जाएगा। वानखेड़े भारी तौर पर उलझन में पड़ा हुआ था कि वह अब क्या करे। सामने ही सड़क के किनारे उसे एक चाय का खोखा नजर आया तो उसने कार वहां रोक दी। बाहर निकलकर अंगड़ाई ली, घड़ी में वक्त देखा।
शाम के 5 बज रहे थे। वह चाय के खोखे के पास पहुंचा तो एक 20 साल के लड़के ने भीतर से निकाल कर एक टूटी हुई कुर्सी रखते हुए कहा, बैठिए साहब। वानखेड़े ने कुर्सी देखी, फिर सिर हिलाकर सिगरेट सुलगाई। चाय बनाऊं साहब? हाँ। लड़का खोखे में रखे स्टोव पर चाय बनाने में व्यस्त हो गया। वानखेड़े दोनों हाथ कमर पर रखे इधर उधर देख रहा था। कभी कभार उंगलियों में फंसी सिगरेट का कश भी ले लेता था। वह बैंक वैन यहाँ से गुजरी हो सकती है। हो सकता है यहाँ रुककर उन्होंने चाय पी हो, इत्तेफाक का कुछ मालूम नहीं। वानखेड़े कुर्सी पर जा बैठा कष्ट लेता रहा। उसकी सोचें देवराज चौहान की तरफ गई, जिसने बैंक वैन को उड़ाने की पूरी प्लानिंग के साथ सारे काम को अंजाम दिया था। वह लगभग अपने काम में सफल भी हो गया था, परंतु फिर जाने क्या हुआ कि वैन उसकी हाथ से निकल गई। वैन को उसका ड्राइवर और गनमैन ले उड़े। दोनों को पैसों की सख्त ज़रूरत थी। एक की बीवी अस्पताल में थी और इलाज के लिए उसे लाखों रुपए की ज़रूरत थी। दूसरे के बेटे का अपहरण हुआ पड़ा था और फिरौती देने के लिए उसे लाखों रुपए की ज़रूरत थी। पैसे को लेकर दोनों एक ही नाव पर सवार थे कि ज़रूरत है, परंतु पल्ले कुछ नहीं। वैन हाथ से निकलने के बाद देवराज चौहान ने क्या किया होगा? जब उसे यह खबर मिली होगी कि वैन लापता है, तो क्या उसे तलाश करने की कोशिश नहीं करेगा वो? आखिर वैन में करोड़ों की दौलत थी, जिसे पाने के लिए उसने बाकायदा योजना बनाई थी। वानखेड़े ने सोचा, देवराज चौहान की आदत के बारे में गौर किया। अंत में इसी नतीजे पर पहुंचा कि देवराज चौहान वैन को तलाश करने की पूरी चेष्टा करेगा। यह जानने की पूरी चेष्टा करेगा कि उसके काम में किसने अपनी टांग अड़ाई, किसने उसका काम बिगाड़ा। मतलब कि वैन को ढूंढते देवराज चौहान से उसकी कभी भी मुलाकात हो सकती है। यकीनन वह भी उसकी ही तरह वैन की तलाश कर रहा होगा। साहब चाय। वानखेड़े ने लड़के के हाथ से चाय का गिलास ले लिया। तुम यहीं काम करते हो? जी साहब, वो उधर गांव में रहता हूँ। वानखेड़े ने चाय का घूंट भरा। चाय अच्छी बनाई है तुमने? आपके लिए स्पेशल बनाई है। लड़का खुश होकर के उठा। कल तुमने यहाँ से गुजरती हरे रंग की मेटाडोर वैन देखी थी? वानखेड़े ने पूछा। मेटाडोर? हरे रंग की? कल तुमने यहाँ से गुजरती हरे रंग की मेटाडोर वैन देखी थी? वानखेड़े ने पूछा। मेटाडोर हरे रंग की? जल्दी नहीं, आराम से सोचो। शायद वह यहाँ भी रुकी हो, उन्होंने चाय पी हो। लड़का सिर हिलाकर रह गया। नहीं साहब, ऐसी तो कोई वैन नहीं देखी। आराम से सोचो, जल्दी मत करो, मैं अभी चाय पी रहा हूँ, यहीं हूँ। 2 मिनट बाद जवाब दे देना। हो सकता है कि तुम्हें याद आ जाए कि ऐसी वैन को तुमने यहाँ से गुजरते हुए देखा हो। वानखेड़े ने शांत स्वर में कहा। मैं पक्का कह रहा हूँ, मैंने ऐसी कोई मेटाडोर वैन नहीं देखी जिसका रंग हरा हो, दूसरी भी नहीं देखी। वानखेड़े गहरी सांस लेकर रह गया। इस सड़क पर आगे क्या है? लड़के ने सड़क की तरफ देखा, फिर बोला। सड़क है साहब, मेरा मतलब है आगे कोई आबादी, कोई कॉलोनी, ऐसी कोई जगह। नहीं साहब, 40-50 मील तक तो कोई आबादी नहीं है। कच्चे पक्के गांव हैं, वह भी बहुत कम। उसी तरह का खुला हुआ इलाका है। सड़क के दोनों तरफ खेत है, फार्म हाउस है। आपको कहाँ जाना है साहब जी? कहीं नहीं, यूं ही पूछ रहा था। वानखेड़े ने लापरवाही से जवाब दिया। चाय समाप्त करके वानखेड़े ने पैसे दिए और वह कार में सीधी रफ्तार से आगे बढ़ गया। नजरें दाएं बाएं हर ऐसी जगह को पहचानने की कोशिश कर रही थी जहां वैन के साथ जाया जा सकता हो। वह दारूखाना था। देसी अंग्रेजी, कच्ची पक्की। ऐसी कैसी शराब थी जो यहाँ नहीं मिलती हो? ढोल पीट कर खुलेआम पुलिस की नाक के नीचे धंधा चलता था। इस वक्त शाम के 5 बज रहे थे। भीतर मौजूद बेंच और लकड़ी के टेबल भरे से नजर आ रहे थे। पीने वालों का शोरगुल गूंज रहा था और कोई भी शब्द समझ में नहीं आ रहा था। पूरे वातावरण में शराब और सिगरेट के धुएं की स्मेल थी। 8-10 छोकरे ग्राहकों के सामान पहुंचाने के लिए फुर्ती के साथ इधर उधर दौड़ फिर रहे थे। यह जुदा बात थी कि ऑर्डर सर्व करने से पहले ग्राहक से पेमेंट ले ली जाती थी। एक तरफ बार काउंटर पर मूछों वाला दादा सा दिखने वाला व्यक्ति मौजूद था। अभी अभी भीतर कदम रखने से पहले विक्रम शर्मा ने हर तरफ नज़र मारी, फिर सिगरेट सुलगाने के पश्चात वह उसी मूछों वाले व्यक्ति की तरफ बढ़ गया। पास पहुंचने पर मूछों वाले ने उसकी तरफ निगाह मारी। ओह विक्रम भाई, वह मुस्कुरा करके उठा। बहुत दिनों बाद आज इधर की याद आई। कैसे हो? तुम्हारी मेहरबानी है। बोलो क्या दूँ? खास विदेशी है, असली वाली जैसी। अभी पीने का मूड नहीं। विक्रम शर्मा मुस्कुराया। पीने का मूड नहीं है? शाम है और पीने का मूड नहीं है? वाह सा, बिरजू नज़र नहीं आ रहा। विक्रम शर्मा बोला। वो छोकरा जो ताले वाले खोलता है? हाँ। होगा यहीं कहीं। नहीं तो आ जाएगा, कुछ काम है उससे? हाँ। ठीक है, तुम मेरे कैबिन में बैठो, 1-2 पैग मारो, बिरजू के आते ही तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। भूलना मत।
कहने के साथ ही विक्रम शर्मा वहां से हटा और शराब खाने के भीतरी हिस्से की तरफ बढ़ता चला गया। बिरजू 19-20 बरस का एक सूखा सा युवक था। लंबी नाक, ऊपर के दांत कुछ हद तक बाहर निकले हुए थे, काली पैंट, काली ही कमीज जिसके ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे और उसकी सूखी सी छाती की हड्डियां स्पष्ट चमक रही थी। सलाम विक्रम साहब, बिरजू ने केबिन में भीतर प्रवेश करते ही मुस्कुराते हुए कहा। वह मुच्छड़ बोला कि मेरे को कि आपने अभी याद किया। विक्रम शर्मा ने उसे सिर से पांव तक देखा। कमीज के बटन बंद कर। लड़के ने फौरन कमीज के बटन बंद कर दिए। एक मेटाडोर का पीछे वाले दरवाजे का लॉक खोलना है, विक्रम शर्मा ने कहा। इतना ही काम है, बिरजू ने लापरवाही से कहा। खुल जाएगा, कोई और हुक्म? तुम्हारे औजार कहाँ हैं? क्यों? अभी चलना है वो लॉक खोलने के लिए, लेकिन अभी तो 5-7 पैग बोतल साथ ही ले ले। बिरजू ने गहरी निगाहों से विक्रम शर्मा को देखा। कहीं दूर चलना है? 2-3 घंटे का रास्ता है, ज़्यादा सवाल नहीं। अपने औजार बोतल ले और चल, मेरी जीप तैयार है। रात का अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था। खुला हुआ इलाका होने की वजह से चांद की चांदनी में सब कुछ स्पष्ट नजर आ रहा था। ठंडी हवा शरीर के पसीने को राहत पहुंचा रही थी। जीप तेज रफ्तार से दौड़ी जा रही थी। विक्रम का चेहरा सामान्य था, परंतु आंखों में दृढ़ता के भाव स्पष्ट चमकते नजर आ रहे थे। हाईवे पर कहीं भी रोशनी नहीं थी। जहां कहीं भी छोटा सा गांव नजर आता, वहां चंद बल्ब जलते अवश्य ही नजर आते। उसके बाद फिर वही घुप अंधेरा। जीप की हेडलाइट की रोशनी या फिर आते जाते वाहनों की चमकती हेडलाइटें। बगल में आराम परस्ती के अंदाज में बैठे हुए बिरजू के हाथ में गिलास था, जिसमें वह रह रहकर घूंट भर रहा था। किसी गड्ढे में जीप उछलती तो गिलास में पड़ी शराब बाहर छलक जाती। इतनी भी मत पी लेना कि तुम ताला खोलने के काबिल ही ना रहो, विक्रम शर्मा क्या उठा। बिरजू ने नीचे हाथ डालकर बोतल निकाली। चंद्रमा की रोशनी में उसे देखा। अभी आधी बोतल बाकी थी। उसने बोतल सीट के नीचे रखते हुए कहा, अभी तो आधी बोतल ही खाली हुई है। रोज पीता है? हाँ, अक्सर रोज ही पीता हूँ। पूरी बोतल? बोतल ही समझो, एक आध पैक बचा रह जाए तो अलग बात है, बिरजू ने लापरवाही से कहा। तुम नहीं पी रहे विक्रम उस्ताद? अभी तो रात के 9 ही बजे हैं, पूरी रात पड़ी है पीने के लिए। कहने के साथ ही विक्रम शर्मा ने जीप की रफ्तार कम कर दी। सामने ही पेट्रोल पंप की लाइटें और चमकता हुआ बोर्ड नजर आ रहा था। पेट्रोल डलवाना है? बिरजू के होठों से निकला। देखते ही देखते जीप पेट्रोल पंप में जा रुकी। विक्रम शर्मा अपने खास अंदाज में नीचे उतरा। कैबिन में बल्ब रोशन था। जीप की आवाज़ सुनकर शंकर बाहर आया। नमस्कार साहब जी, क्या कर रहा था? खाना खाने के बाद बर्तन साफ कर रहा था, शंकर ने करीब आकर कहा और जीप में बैठे बिरजू पर एक निगाह मारी। जीप यहीं खड़ी है, मैं अभी आता हूँ, शंकर ने सिर हिला दिया। विक्रम शर्मा जीप के पास पहुंचा और वह बिरजू से बोला, आओ। यहाँ कहाँ? बिरजू अपना गिलास संभालते हुए बोला, पास ही मेटाडोर है, वहाँ तक पैदल ही जाएंगे। ठीक है, कहते हुए बिरजू जीप से उतरा और सीट के नीचे से बोतल निकालनी चाहिए। बोतल को हाथ मत लगाना, अपने औजार संभाल, विक्रम शर्मा ने कठोर स्वर में कहा। बाकी की आकर पीना। बिरजू ने हाथ में पकड़ा गिलास खाली किया और उसे जीप की सीट पर रखने के पश्चात औजारों का छोटा सा थैला उठा लिया। चलो गुरु, कहाँ चलना है? विक्रम शर्मा आगे बढ़ गया। बिरजू लगभग 1 कदम पीछे ही रहा। कुछ ही देर में वह दोनों खेतों में बनी पगडंडी पर चल रहे थे, जो फॉर्म में बने बंगले तक जा रही थी। अंधेरे में भी विक्रम इस तरह चल रहा था जैसे दिन की रोशनी हो और बिरजू रह रह कर ठोकर खा रहा था। विक्रम भाई, आखिरकार बिरजू कह उठा, जरा धीरे चलो, मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। विक्रम शर्मा ने रफ्तार धीमी कर ली। यह तुम कहाँ ले जा रहे हो मुझे? वह सामने बंगला देख रहा है? बंगले की जल रही रोशनियाँ स्पष्ट नजर आ रही थी। हाँ, चलते चलते बिरजू ने सिर हिलाया। वहाँ एक मेटाडोर खड़ी है, जिसके पीछे वाले दरवाजे का ताला तूने खोलना है। तूने सिर्फ ताला ही खोलना है, दरवाज़ा खोलकर भीतर झांकने की ज़रूरत नहीं कि वहाँ क्या कबाड़ा भरा पड़ा है। बिरजू ने दांत फाड़े। मुझे क्या ज़रूरत है? वैसे मामला क्या है? मेटाडोर का क्या रगड़ा है? तुम्हारे जानने के लिए इतना ही काफ़ी है कि यह सारी जगह मेरी ही है, बंगले का मालिक मैं हूँ ही, लेकिन मेटाडोर के दरवाजे का ताला तुमने अपनी जिम्मेदारी पर खोलना है।
किसी की नज़र में आ गए तो खता तुम्हारी। किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि यह काम तुम मेरे कहने पर कर रहे हो। समझ गया। कितनी देर लगेगी ताला खोलने में? देर क्या, सिर्फ 2-4 मिनटों की ही बात है। अपना काम निपटा कर तुम वापस पेट्रोल पंप पर ही आ जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। मुझे शहर तो छोड़ दोगे? इस बारे में बाद में बात करेंगे। मैं ताला खोलूंगा तो तुम कहाँ रहोगे? बिरजू ने पूछा। बंगले के भीतर। दोनों बंगले के गेट के पास पहुंचकर ठिठके। गेट से भीतर प्रवेश करते ही दाईं तरफ अंधेरे में वैन खड़ी है। टॉर्च है ना तुम्हारे पास? मेरे काम में टॉर्च को पहला औजार माना जाता है। बिरजू धोले से हंसा। सब कुछ है, सावधानी से काम करना। चिंता मत करो, मेरे लिए यह रोज का काम है। मेरे भीतर जाने के बाद 5 मिनट बाद अपना काम शुरू करना। कहने के साथ ही विक्रम शर्मा ने गेट खोला और दोनों हाथ जेबों में डाले वो मुख्य द्वार की तरफ बढ़ता चला गया। बिरजू एक तरफ अंधेरे में सरक गया और वह 5 मिनट बीतने का इंतजार करने लगा। आज दीपा को नहीं मालूम था कि विक्रम कब आएगा। कुछ कहकर नहीं गया था। बीती रात तो चंपा ने अपना वादा निभा दिया था और विक्रम आधी रात को ही घर लौटा था। आज विक्रम कुछ बताकर नहीं गया था कि वह कहाँ जा रहा है। सुबह से ही वह नजर नहीं आया था। बहरहाल सजी संवरी दीपा इस वक्त डिनर की तैयारी कर रही थी। इस दौरान कभी सुखराम से आंखें मिलती तो कभी दोनों के होठों पर एक मीठी मुस्कान तैरती नजर आती। सुखराम किचन में पहुंचा। खाना तैयार हो गया? तैयार ही समझो, दीपा की आवाज़ में शौकी थी। विक्रम कहाँ है? बताकर नहीं गया। दीपा ने गर्दन घुमाकर चंचल निगाहों से सुखराम को देखा। हो सकता है अभी आ जाए या फिर सुबह, कोई भरोसा नहीं उसका। खैर, सुखराम मुस्कुराता हुआ पलटता हुआ बोला, अभी तो 9 ही बजे हैं, पूरी रात अभी बाकी है। जवाब में दीपा मुस्कुरा उठी। सुखराम ड्राइंग रूम में पहुंचा। विलायती राम कुर्सी पर पसरा हुआ था। 2 दिन हो गए हमें यहाँ आए, विलायती राम बोला। मालूम है, सुखराम बैठता हुआ बोला। हमें कम से कम यहाँ 3 दिन और बिताने पड़ेंगे। लेकिन कोई फालतू बातें मत करो विलायती राम। विलायती एकाएक बेचैन हो उठा। ठीक है, 3 दिन और सही, विलायती राम धीरे से कह उठा। लेकिन यह तो सोचो कि नोटों को कहाँ ठिकाने लगाकर वापस जाना है। यह सब तैयारियां पहले ही हो जानी चाहिए। सुखराम ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि वह विक्रम शर्मा को भीतर प्रवेश करते हुए देखकर चुप ही रह गया। विक्रम शर्मा उन्हें देखकर मुस्कुराया। दिन भर कहाँ रहे? सुखराम ने सामान्य स्वर में पूछा। अजीब मेहमान हो, मेहमान घर में है और खुद बाहर ही घूमते रहते हो। थोड़ा बहुत हमारा भी तो ख्याल रख लो। तभी तो आया हूँ। पास पहुंचकर विक्रम बैठता हुआ बोला। मुझे याद था, आज का डिनर साथ साथ करने का वादा था तुमसे। देख लो, वक्त पर पहुंच गया। मैं भी यही सोच रहा था कि तुमने आज साथ डिनर करने को कहा था। सुखराम दोस्ताना लहजे में कह उठा। दिन भर कहाँ भागते फिरते रहते हो? अकेला हूँ और ढेरों काम करने पड़ते हैं, विक्रम शर्मा ने एक गहरी सांस लेकर कहा। फॉर्म का काम है, पेट्रोल पंप संभालना, शहर में भी एक आध काम है। आराम का वक्त ही नहीं मिलता। खुद ही देख लो, अभी आया हूँ और डिनर के बाद फिर शहर जाना है, सुबह ही वापसी होगी। तो तुम्हारे पास हमारे पास बैठने का भी वक्त नहीं, सुखराम ने हंसकर कहा। अभी कुछ दिन व्यस्त हूँ, उसके बाद इनके पास तो मेरे लिए ही वक्त नहीं होता, दीपा ने भीतर प्रवेश करते हुए कहा। काम भी तो बहुत है, यह ना करे तो कौन करेगा? फिर पास आकर दीपा ने विक्रम को देखा। अब रात को ही शहर जाने की क्या जरूरत पड़ गई? किसी को पैसा दे रखा है, विक्रम शर्मा ने मुस्कुराकर कहा। वह कल सुबह ही देश से बाहर जा रहा है, इसलिए अभी उससे पैसा लेना बहुत जरूरी है। वह मेरा इंतज़ार कर रहा है। ओह, दीपा ने एक गहरी सांस ली। फिर तो जाना जरूर चाहिए। जबकि वह मन ही मन खुश थी कि विक्रम के जाने की वजह से सारी रात अपनी ही है, कोई दिक्कत ही नहीं। मुझे तो भूख लग रही है, सुखराम क्या उठा। खाना तैयार है, लगा दिया है, टेबल पर आ जाइए, दीपा ने तीनों को देखकर कहा। डिनर के बाद विक्रम शर्मा ने विदा ली। सुबह आने को कहा और फिर बाहर निकल गया। उसकी निगाह अंधेरे में रखी मेटाडोर की तरफ गई। बिरजू पास में नहीं था। उसने वैन के पास जाकर यह देखने की चेष्टा नहीं की कि बिरजू ने लॉक खोला भी है या नहीं। वह बाहर निकलता चला गया। पैदल ही चलता हुआ पेट्रोल पंप पर पहुंच गया। बिरजू कैबिन में मौजूद था, शंकर पास ही बैठा था। तुम बाहर जाओ, विक्रम शर्मा ने शंकर को कैबिन से बाहर किया। बिरजू शराब की बाकी बची बोतल को भी खाली करने लगा हुआ था। लॉक खोल दिया, विक्रम शर्मा ने उसे घूरा। नहीं, विक्रम शर्मा के होठ भीज गए। आगे बढ़कर वह कुर्सी पर जा बैठा। क्यों? बिरजू ने नशे से भरी सुर्ख आंख उठाकर उसे देखा।
तुमने मेटाडोर का लॉक खोलने के लिए कहा था, तो उस मेटाडोर में सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बहुत तगड़ा ऑटोमेटिक लॉक लगा हुआ है। उसे खोलना मेरे बस का नहीं है विक्रम साहब, उसे तो उस्ताद ही खोल सकता है, बिरजू ने स्पष्ट कहा। तुम्हारा मतलब सेवाराम? हाँ। विक्रम शर्मा बिरजू को घूरता रहा। तूने मेरा बहुत कीमती वक्त खराब कर दिया। विक्रम शर्मा के होठों से बहुत ही बीचा स्वर निकला। मेरी कोई गलती नहीं, वह मेटाडोर का मामूली लॉक होता तो कब का खुल गया होता। सेवाराम कहाँ मिलेगा? आज रात तो नहीं मिलेगा, कल वह अपने ठिकाने पर ही मिल जाएगा अगर सब ठीक रहा तो। क्या मतलब? आज रात उस्ताद ने कहीं हाथ मारने का प्लान बनाया है। विक्रम शर्मा के चेहरे पर सख्ती छाई रही। यह वैन कोई खास है विक्रम साहब? ज़्यादा सवाल नहीं, मैं तो यूं ही पूछ रहा था। बिरजू नशे में मुस्कुराया। इसलिए कि वैन खड़ी आपके घर में है, उसकी चाबी आपके पास नहीं है, उसका ताला खुलवाना चाहते हैं तो वह भी चोरी छिपे, बात खोपड़ी से बाहर है। विक्रम शर्मा के चेहरे पर कड़वे भाव उभरे। लगता है अब तुझे खोपड़ी की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि यह कुछ ज़्यादा ही सोचने लगी है। तुम तो गुस्सा कर गए विक्रम भाई। बिरजू नशे में हंसा। मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन मैं मजाक नहीं करता, मेरे सामने सोच समझ कर बात किया करो, नहीं तो बात कभी भी महंगी पड़ सकती है। विक्रम शर्मा ने एक एक शब्द चबाकर कड़वे स्वर में कहा। नाराज मत हो, अब मेरे को शहर छोड़ने का क्या प्रबंध है? चल उठ, मुझे भी शहर जाना है। विक्रम शर्मा उठते हुए कह उठा। बिरजू भी बोतल संभाल कर उठ खड़ा हुआ। बोतल में अब 2 ही घूंट बाकी बची थी। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे वैन के दर्शन नहीं होने वाले। जगमोहन गहरी सांस लेकर क्या उठा। तब शाम के 5 बज रहे थे। सुबह से भागदौड़ करते हुए शाम हो चुकी थी। वैन इसी तरफ आई है, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। हम ठीक रास्ते पर हैं, वैन मिले तब ना। आगे रेलवे फाटक आया तो देवराज चौहान ने कार की रफ्तार और भी धीमी कर दी। फाटक पार करके यह सड़क आगे जाकर दूसरे शहर में चली जाती है, देवराज चौहान ने कहा। मतलब कि वैन शहर से बाहर गई? हो सकता है, फाटक वाले से पूछें। देवराज चौहान ने आसपास नज़र मारी, फिर बोला। फाटक वाले से इस बारे में ज़्यादा बेहतर बता सकता है वह चाय वाला, देवराज चौहान ने कहा। ठीक है, चाय पीने का मन भी कर रहा है। देवराज चौहान ने चाय के खोखे के सामने कार ले जाकर रोकी। दोनों बाहर निकले। चाय वाला फौरन भीतर से बाहर निकला। राम राम बाबूजी, आइए बैठिए, बढ़िया चाय पिलाता हूँ। बनाओ बढ़िया चाय, जगमोहन ने कहा और देवराज चौहान के साथ वहाँ पड़े बेंच पर जा बैठा। चाय वाला तुरंत स्टोव जलाने में लग गया। क्या नाम है तुम्हारा? जगमोहन ने पूछा। राम लखन। चाय वाले ने अपने काम में व्यस्त रहते हुए अपना नाम बताया। भाई राम लखन, कल दिन में यहाँ से कोई हरे रंग की वैन गुजरी थी। जगमोहन ने उसे देखा। चाय वाला चौंका। जगमोहन ने उसमें आए बदलाव को फौरन ही पहचाना और वह सतर्क हो गया। क्या हुआ? आप क्यों पूछ रहे हैं बाबूजी? चाय वाला उसे देखने लगा। कोई खास बात नहीं, वह हमारी वैन है, उसमें कीमती सामान था, चोर उसे ले भागे हैं। मालूम हुआ कि वह वैन इसी तरफ आई थी। जगमोहन ने लापरवाही से कहा। लेकिन वो पुलिस वाले साहब कह रहे थे कि वैन वाले खून करके भागे हैं, राम लखन कह उठा। दोनों चौंके। मतलब कि इंस्पेक्टर वानखेड़े उनके आगे वैन की तरफ ठीक रास्ते पर बढ़ रहा है। वो पुलिस वाला ठीक ही कह रहा था, जगमोहन ने फौरन बात संभाली। वैन ले भागने से पहले उन लोगों ने चौकीदार का खून कर दिया था। पुलिस वाला तो वैन को ही ढूंढ रहा है, लेकिन हमसे सब्र नहीं हो सका। हमारा कीमती सामान जो रखा है वैन में, सो हम भी वैन को ढूंढने चल पड़े। तुमने कहाँ देखा है वैन को? यहीं पर, वो फाटक के पास। कितने थे वे लोग? शायद 2, ज़्यादा भी हो तो हमें पता नहीं। हमने तो 2 ही देखे थे। एक तो हमारे पास आया था कोल्ड ड्रिंक लेने, 4 कोल्ड ड्रिंक ले गया। तब हमें क्या मालूम था कि वह खतरनाक है। वो देखने में कैसा लगता था? राम लखन ने सुखराम का हुलिया बता दिया। देवराज चौहान और जगमोहन की निगाहें मिली। वो किधर को गए? उधर फाटक के पास। पुलिस वाला भी उधर गया? हाँ बाबूजी, कहने के साथ ही चाय वाला चाय बनाने में व्यस्त हो गया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। हम ठीक रास्ते पर बढ़ रहे हैं, देवराज चौहान ने धीमे से कहा। मालूम है, हो सकता है वानखेड़े ने वैन को ढूंढ लिया हो। कुछ कहा नहीं जा सकता। जगमोहन ने पुनः चाय वाले से पूछा। पुलिस वाले को गए कितनी देर हो गई? 3 घंटे तो हो ही गए, जगमोहन ने देवराज चौहान से कहा। 3 घंटे में तो वानखेड़े कुछ भी कर सकता है। मेरे ख्याल में उसने वैन को ढूंढ लिया होगा। तभी चाय वाला चाय ले आया। दोनों को चाय के गिलास थमाते हुए बोला।
कल पहले वह वैन फाटक के साथ उस कच्ची सड़क पर उतर गई थी। मैंने पुलिस वाले को बताया तो पुलिस वाला भी उधर ही गया। कुछ देर बाद वहाँ से हरे पेंट का खाली डिब्बा और ब्रश लाया। उसने बताया कि वैन की बॉडी के दोनों तरफ कुछ लिखा था जिसे उन दोनों ने पेंट करके छिपा दिया था ताकि उस वैन को पहचाना ना जा सके। वो खाली डिब्बा और ब्रश मेरे पास ही रख गए हैं कि संभाल कर रखूं। आते समय वह मेरे से ले लेंगे। आज मैं डिब्बा और ब्रश घर ले जाकर संभाल कर रख दूंगा। वह डिब्बा और ब्रश दिखाना। राम लखन ने खोखे के भीतर से डिब्बा और ब्रश लाकर दिखाया। देवराज चौहान ने दोनों चीज़ों को देखा। स्पष्ट लग रहा था कि एक आध दिन पहले ही उनका इस्तेमाल किया गया है। दोनों चीज़ें देवराज चौहान ने वापस कर दी। राम लखन उन्हें लेकर खोखे में रखने चला गया। हम वैन पर हाथ डालने की योजना बनाए हुए बैठे थे। एकाएक देवराज चौहान ने मुस्कुरा कर कहा, और वैन का ड्राइवर विलायती राम और गनमैन सुखराम भी योजना बना चुके थे। यह इत्तेफाक ही रहा कि उन्होंने भी वही दिन चुना काम करने को जो दिन हमारा था। यह कैसे कह सकते हो? डिब्बा और ब्रश यही बताता है, देवराज चौहान ने कहा। यह दोनों चीज़ें उन्होंने पहले ही खरीद ली थी ताकि वैन भगाने के बाद पहला मौका मिलते ही वैन के दोनों तरफ लिखे शब्दों को मिटाकर अपने लिए खतरा कम कर सके। फिर तो उन्होंने यह भी तय कर रखा होगा कि वैन को कहाँ ले जाना है, जगमोहन के होठों से निकला। हाँ, उन्होंने अपनी योजना पहले से बना रखी होगी। हमारे बीच में आ जाने से उनकी योजना कुछ देर के लिए गड़बड़ा गई, लेकिन मौका मिलते ही उन्होंने अपनी प्लानिंग को आगे अंजाम दे दिया, देवराज चौहान ने कहा। साले किस्मत वाले निकले। देवराज चौहान ने चाय समाप्त की। 2 घंटे में ही अंधेरा हो जाएगा। ऐसे में वैन को ढूंढे कैसे? जगमोहन बोला। अगर वैन वानखेड़े के हाथ लग गई तो फिर समझो वैन गई हाथ से। यहाँ से चलो, आगे क्या होता है आगे देखेंगे। यार तू तो बहुत समझदार है, सोहनलाल ने जुगल किशोर के कंधे पर हाथ मारकर कहा। वैन के बारे में मालूम कर ही लिया कि वह किस तरफ गई है। वैन मिलने दो, अपनी समझदारी के झंडे तो फिर गाड़ूंगा। जवाब में जुगल किशोर मुस्कुरा कर रह गया। कार सोहनलाल ही ड्राइव कर रहा था। जुगल किशोर बगल में बैठा हुआ था और रूप सिंह पीछे वाली सीट पर पहुंच चुका था। वह जुगल किशोर को ठीक आदमी ना समझते हुए उसे मन ही मन नापसंद कर रहा था। सब किस्मत की बात है। किस्मत की? सोहनलाल ने उस पर नज़र मारी। हाँ, क्या किस्मत की बात है? सोहनलाल ने पूछा। यही कि हमें बैंकमैन का सुराग मिल गया है कि वह किस तरफ गई है, जुगल किशोर ने कहा। आगे भी किस्मत साथ देगी ना? देनी तो चाहिए, मतलब कि यकीन नहीं। चिंता मत करो, जुगल किशोर मुस्कुराया। तुम्हें वैन तक पहुंचा ही दूंगा। ठोक बजाकर कहता है? पूरी तरह बजाकर। तेरे जैसा समझदार पहले क्यों नहीं मिला? कहाँ था तू? यहीं इसी धरती पर, इसी शहर में, या फिर कभी दूसरे शहर में। जरा सा आगे पीछे हो जाता होऊंगा, तभी हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। जुगल किशोर मीठे स्वर में कह उठा। मैं तुझे औरत नजर आता हूँ? सोहनलाल ने तीखे स्वर में कहा। नहीं। क्यों? हवा से भरी ऐसी चिकनी छुपड़ी बातें औरतों का मन बहलाने के लिए ही की जाती है। पूरी तरह खेला खाया है। तुमने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया, जुगल किशोर बोला। मैं तुमसे देवराज चौहान का दोस्त समझकर बातें कर रहा हूँ। इसे नीचे क्यों नहीं उतारते? रूप सिंह तीखे स्वर में कह उठा। वैन हम खुद ही तलाश कर लेंगे। सोहनलाल ने बिना पीछे देखे कहा। जुगल किशोर से मिलने से पहले तू मेरे से और मैं तेरे से पूछ रहा था कि वैन कैसे तलाश की जाए। थोड़ी सी देर में तेरा भी सुर बदल गया रूप सिंह। पहले की बात और थी। क्यों, अब क्या ताकत का कोई कैप्सूल खा लिया है? जुगल किशोर ने गर्दन घुमाकर गहरी निगाहों से रूप सिंह को देखा। सोहनलाल, हाँ, यह है कौन? इसे साथ क्यों लगाए हुए हो? अगर इसके बिना काम चलता है तो इसे ही नीचे उतार दो। इसके बिना काम तो चल जाएगा, पर साथ ही रहने दो। तेरी मर्जी, जुगल किशोर ने मुंह सीधा कर लिया। रूप सिंह होठों होठों में न जाने क्या बड़बड़ाने लगा। तो तू हमें वैन तक पहुंचा देगा? सोहनलाल बोला। हाँ, पक्का ख्याल है। पूछताछ से मालूम होता रहेगा कि वह वैन किस किस तरफ गई है। ठीक है, पतंग की डोर तेरे हाथ में। अगर तूने हमें वैन तक पहुंचा दिया तो फिर 50,000 तेरे। 50? सिर्फ 50? तो और क्या, पूरी वैन लेगा? मेरा मतलब है कि वैन में तो करोड़ों रुपए हैं, इनाम में लाखों की बात तो करो।
ना ही वैन मेरी है ना ही करोड़ों। मैं तो अपने पल्ले से तुझे 50,000 दूंगा, लेने हैं तो ले ले, नहीं तो मत ले। अपनी हालत तो देख, 500 से ज़्यादा की नहीं लग रही और मुझे 50,000 इनाम देगा। ठीक है, जुगल किशोर बोला, लेकिन जगमोहन से मेरी मुलाकात जरूर करवानी है। हो जाएगी, चिंता मत कर। ₹1,00,000 लेना है ना तुझे उससे? हाँ। उसकी कोई गारंटी नहीं, वह पैसा पकड़ना जानता है, छोड़ना नहीं। तू अभी उसे जानता नहीं। मैं अपना लाख उससे वसूल कर लूँगा। जरूर करना। सोहंगलाल व्यंग से कह उठा, मैं तेरे हाथ पाँव बांध रहा हूँ क्या? पिछली सीट पर बैठे रूप सिंह ने आंखें बंद कर ली थी। उसके चेहरे के भावों से लग रहा था कि जैसे इन दोनों की बकवास से उसे कोई मतलब ही ना हो। मुझे भूख लग रही है, सूरज कपूर बेचैन सा कह उठा। चलती कार में कुछ नहीं मिलेगा। रीमा कपूर की निगाह आगे जा रही देवराज चौहान की कार पर थी। रास्ते में कहीं मौका मिला तो कुछ ले लेंगे। सूरज कपूर ने दांत भींचकर रीमा कपूर को देखा। तुम मुझे बच्चों की तरह बहला रही हो? तुम बातें ही बच्चों की तरह कर रहे हो, वह उखड़े हुए स्वर में कह उठी। इस वक्त तुम्हें करोड़ों के बारे में सोचना चाहिए और तुम हो कि 2 रोटी के लिए ही तड़पे जा रहे हो। पागल औरत, सूरज कपूर गुर्रा उठा। चुप रहो, कहीं एक्सीडेंट ही ना कर बैठना। मैं करोड़ों रुपए खोना नहीं चाहती। सूरज कपूर दांत किटकिटा उठा। तुम मुझे इतनी देर तक मनमाने ढंग से नहीं खींच सकती, अब मैं कहीं भी कार रोक दूंगा। रीमा कपूर संभालने वाले अंदाज में प्यार से कह उठी। तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं है? मैंने आज तक तुमसे कुछ मांगा है? नहीं। तुमने कभी मुझे कुछ दिया है? नहीं। आज पहली बार ही तुम मेरा कोई काम कर रहे हो और बार बार इनकार कर रहे हो। मैं खाने के लिए कह रहा हूँ, मुझे भूख लगी है, सूरज कपूर गुस्से से चिल्लाया। देखते हैं, रास्ते में देखते हैं। रीमा कपूर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम गुस्सा क्यों करते हो डियर? खाने को नहीं, पीने को विस्की नहीं, ऐसे में मैं कब तक चलूँगा? मैं समझती हूँ, सब समझती हूँ, थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। खाना और विस्की सब चीज़ों का इंतजाम हो जाएगा। शाम हो चुकी है, अंधेरा हो रहा है और तुम जानती हो कि विस्की हम जिनके पीछे जा रहे हैं वह भी तो कहीं खाने पीने को रुकेंगे। भूखे पेट तो वह भागते नहीं रहेंगे। रीमा कपूर प्यार से कह उठी। जहाँ वह रुकेंगे वहाँ हम भी कुछ खा पी लेंगे। रिलैक्स, हिम्मत से काम लो। सूरज कपूर दांत भींचे हुए कार ड्राइव करता रहा। देवराज चौहान ने पूछताछ के लिए कई जगह पर कार रोकी और वैन के बारे में जानने की चेष्टा की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वैन के बारे में कोई खबर नहीं मिल रही थी। अंधेरा कब का घिर चुका था, इस वक्त कोई मिल भी नहीं रहा था जिससे कि कुछ पूछा जा सके। तभी हाईवे के किनारे पर एक होटल नजर आया। वहाँ ढेर सारी रोशनियां चमक रही थी। कुछ ट्रक, कारें, अन्य वाहन खड़े थे। देवराज चौहान ने कार की स्पीड कम कर दी। कुछ खा लिया जाए, जगमोहन बोला। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। करीब पहुंचकर कार को सड़क से उतारा और अन्य वाहनों के पास रोक दिया। दोनों बाहर निकले। जगमोहन ने एक टेबल संभाली। देवराज चौहान ने आसपास देखते हुए एक सिगरेट सुलगाई और उस तरफ बढ़ गया जहां खाना तैयार करके ग्राहकों को दिया जाता था। वहां एक आदमी कुर्सी पर एक छोटा सा टेबल रखे बैठा था। स्पष्ट था कि वह होटल का मालिक ही था और बिल लेने का काम कर रहा था। देवराज चौहान को पास आते देखकर उसने प्रश्न भरी निगाहों से उसे देखा। हेलो, देवराज चौहान मुस्कुराया। उसने शांत अंदाज में सिर हिलाया। कल दोपहर बाद कोई हरे रंग की वैन यहाँ खाने के लिए रुकी थी, उसमें 2 आदमी थे। हरे रंग की वैन? हाँ, हल्के हरे रंग की। नहीं, मेरे ख्याल में ऐसी कोई वैन मेरे होटल में तो कल नहीं आई। शायद आई हो, आपको ख्याल ना रहा हो सकता है, लेकिन मुझे। एकाएक वह कहते कहते रुका, फिर सामने से गुजर रहे छोकरे को आवाज़ देकर पुकारा। रामू, तू कल सड़क पार कार में खाना देने गया था तो? हाँ साहब, वह कह उठा। तो तूने आकर बताया कि वापस सड़क पार करते हुए एक वैन से तो कुचलते कुचलते बचा। हाँ साहब, वो पागल ड्राइवर था, रामू कह उठा। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ड्राइवर इस बात को भूल ही गया कि वैन में ब्रेक भी है। कौन सी वैन थी वो? देवराज चौहान ने पूछा। मेटाडोर साहब, यहाँ खूब गाड़ियाँ आती है, इसलिए गाड़ियों की अच्छी पहचान है मुझे, वो छाती फुलाकर बोला। उसका रंग याद है? वह कौन से रंग की वैन थी? देवराज चौहान की निगाह रामू पर थी। हरा हरा रंग था। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर शुक्रिया अदा करने वाले अंदाज में होटल मालिक की तरफ देखा। तू जा, ग्राहक को देख।
रामू चला गया। कोई खास बात है? होटल मालिक ने देवराज चौहान से पूछा। नहीं, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। जिक्र के काबिल कोई बात नहीं। कहने के साथ ही देवराज चौहान पलटा और वापस जगमोहन के पास कुर्सी पर आ बैठा। जगमोहन खाने का ऑर्डर दे चुका था। कुछ मालूम हुआ? जगमोहन ने पूछा। वैन कल यहीं इसी सड़क से निकली थी, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। मतलब कि हम ठीक रास्ते पर बढ़ रहे हैं। देवराज चौहान की कार होटल में रुकी तो सूरज कपूर ने कार को पहले ही रोक दिया। वह लोग होटल में खाने गए हैं या पूछताछ करने? सूरज कपूर सोच भरे स्वर में बोला। अगर 2 मिनट में ना लौटे तो समझ लेना कि खाने के लिए रुके हैं, रीमा कपूर बोली। 2 के 3 मिनट बीत गए, वो खाने के लिए रुके हैं। रीमा कपूर फैसला देने वाले अंदाज में कह उठी। तुम कार आगे बढ़ाओ और होटल से जो खाना पीना हो खा लो। सूरज कपूर ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ाई। वह लोग तुम्हें पहचानते हैं? तो रीमा कपूर ने उसे देखा। उन्होंने देख लिया तो कम से कम तुम्हें तो तुरंत ही करोड़पति बना देंगे, वह तीखे स्वर में बोला। तो मैंने कब कहा है कि मैं खाने के लिए तुम्हारे साथ जाऊंगी? मैंने तुम्हें खाने को कहा है। तुम्हें भूख नहीं लगी? लगी है, मेरे लिए पैक करा लेना। होटल पास आ गया। कार को ज़्यादा रोशनी वाली जगह मत रोकना, समझ है मुझ में। सूरज कपूर ने कार को ऐसी जगह रोका जहां जगमगा रही रोशनियां सीधे सीधे पूरी कार पर तो नहीं पड़ रही थी। इंजन बंद करके वह बाहर निकला तो रीमा कपूर क्या उठी। वहीं मरे मत रह जाना, और वह दोनों चलते बने। हर वक्त उन पर ही नज़र रखना। जब वह उठे तो सीधे कार में आ जाना। उसका स्वर सख्त हो गया था। साली हर समय बकवास करती रहती है, कड़वे स्वर में कहते हुए सूरज कपूर नीचे उतरा और वह आगे बढ़ गया। देवराज चौहान और जगमोहन उसकी निगाहों में आ गए थे कि वह कहाँ बैठे हैं। सूरज कपूर ने सबसे पहले विस्की का इंतजाम किया, जो उसी होटल में से ज़्यादा पैसे देकर मिल गई थी। उसके बाद वह देवराज चौहान और जगमोहन की टेबल से 3 टेबलें छोड़कर एक टेबल संभाल ली। छोकरा आया, पानी का गिलास और जग छोड़ गया और ऑर्डर ले गया। सूरज कपूर ने 5 मिनट में ही विस्की की बोतल खाली कर दी थी। उसके चेहरे पर चैन के भाव नजर आने लगे थे। थकान दूर हो गई थी। मस्तिष्क में छाया तनाव भी अब काफ़ी हद तक हट गया था। अब वह मस्ती भरे ढंग में विस्की की चुस्कियां लेते हुए छिपी निगाहों से जगमोहन और देवराज चौहान को देख लेता था। कभी कभार उसकी सोचों में वैन में पड़े करोड़ों रुपए भी आ जाते थे, जिनके मिल पाने की उम्मीद उसे कुछ खास नज़र नहीं आ रही थी। जगमोहन ने अभी खाना शुरू ही किया था कि उसकी निगाह सूरज कपूर वाली कार पर पड़ी, तो 2 पल के लिए उसके होठ सिकुड़े। कार के भीतर उसे कुछ भी नज़र नहीं आया। वहाँ बैठे लोगों पर नज़रें दौड़ाई तो आंखें सूरज कपूर पर जा अटकी। उसे ध्यान आया कि उसके बाद यही इंसान टेबल पर आके बैठा है। सूरज कपूर विस्की के घूंट भर रहा था। देवराज चौहान ने जगमोहन के बदलाव को महसूस किया। क्या हुआ? देवराज चौहान ने खाने के दौरान पूछा। वह उस तरफ कार खड़ी है, हमारे बाद कार यहाँ आई है, जगमोहन ने खाना शुरू करते हुए कहा। फिर? देवराज चौहान ने पल भर के लिए उस कार पर निगाह मारी। इस कार को आज सुबह ही शहर में पीछे आते देखा था, लेकिन मैंने कोई खास ध्यान नहीं दिया। फिर जब तुम चौराहे पर पूछताछ के लिए कार रोककर उतरे तो तब भी मैंने इसी कार को काफ़ी पीछे रुके देखा था। तब भी मैंने कोई खास तवज्जो नहीं दी, और अब यह कार यहाँ आई है हमारे आने के 2-4 मिनट बाद। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। इसमें से वह निकला है जो 3 टेबलों पार बैठा बोतल खाली करने में लगा है। देवराज चौहान ने सूरज कपूर पर निगाह मारी। छोकरा उसको खाना सर्व कर रहा था। तुम्हारा मतलब यह है कि हमारे पीछे है? हाँ, पक्का पीछे है। पहले ऐसा कभी देखा है? नहीं। हो सकता है ये सब इत्तफाकन ही हो, वह हमारे पीछे ना हो, तुम्हारी गलतफहमी हो। मैंने कहा है पक्का पीछे। जगमोहन एक शब्द चबा कर क्या उठा। इस वक्त यदि कोई हमारे पीछे है तो स्पष्ट है कि वह भी उसी बैंक वैन के चक्कर में है, देवराज चौहान बोला। हाँ, कहीं से खबर लग गई होगी उसे। दोनों बातों के दौरान खाना खा रहे थे। उधर सूरज कपूर भी खाना खाने में ही व्यस्त था। खाना पैक करने का ऑर्डर भी उसने दे दिया था। विस्की की आधी बोतल रख ली थी कि वह दोबारा काम आ जाएगी। पकड़ूं इसकी गर्दन? जगमोहन कड़वे स्वर में बोला। नहीं। क्यों? इस वक्त कोई भी दूसरी हरकत हमारे काम में अड़चन पैदा कर सकती है। अगर हमने इससे पीछा छुड़ा भी लिया तो उखड़कर यह पुलिस को भी खबर कर सकता है
कि वह वैन इस तरफ ही गई है। अभी तक यह खबर सिर्फ वानखेड़े के पास ही है, उसे शायद हम संभाल भी लें। ज़्यादा पुलिस वालों का रुख इस तरफ हो गया तो हमें वैन का ख्याल छोड़ना पड़ेगा, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। तो इसे अपने पीछे लगा रहने दें। हाँ, इसमें कोई हर्ज नहीं, सारा मामला ठीक चलता रहेगा, बाद में हम इसे देख लेंगे। और अब जब हम यहाँ से चलेंगे तो पक्के तौर पर मालूम हो ही जाएगा कि यह वैन हमारे ही पीछे है। कहीं इसका कारण हमारा मामला गड़बड़ा गया तो यह तो खुद ही हमारे पीछे है कि हम वैन तक पहुँचे, हमारे साथ साथ यह भी पहुँचे, ऐसे में गड़बड़ नहीं करेगा। जगमोहन सिर हिला कर रह गया। उनके उठने से पहले सूरज कपूर खा पी कर निपट गया था। काउंटर पर जाकर बिल चुकाया और वहाँ मौजूद पैक खाने को उठाकर लापरवाही से कार की तरफ बढ़ गया। वह खाना पैक करा कर ले जा रहा है, जगमोहन ने एक छिपी निगाह उस पर मारी। इसका मतलब कि कार में कोई और भी है, देवराज चौहान ने कहा। ओह, और उसके बाहर ना आने की वजह है कि हम उसे जानते हैं और उसे देखते ही हम समझ जाएंगे कि वह हमारे पीछे ही है, देवराज चौहान ने दृढ़ता भरे स्वर में कहा। समझा, अब समझा। भीतर वाला ने उसे बाहर इसलिए निकाला है कि हम उसे नहीं पहचानते और शक भी नहीं करेंगे। देवराज चौहान और जगमोहन भी खाना निपटा चुके थे। यानी कि अब हम यहाँ से चलेंगे तो ये हमारे पीछे लग जाएगा। सूरज कपूर कार में आ बैठा और पैक खाना रीमा कपूर की ओर बढ़ाता हुआ बोला, ले खाना खा ले। कहने के साथ ही बगल में दबा रखी दोनों बोतलें निकाली, पानी की बोतल उसे थमा दी और विस्की की बोतल संभाल कर रख ली। उन्हें शक तो नहीं हुआ? रीमा कपूर खाना खोलते हुए बोली। किस बात का? सूरज कपूर सिगरेट सुलगाता हुआ बोला। यही कि हम उसके पीछे हैं। हाँ, सूरज कपूर घुड़कर बोला, मैंने जाकर बता दिया है, पागलों वाली बात करना नहीं छोड़ेगी। रीमा कपूर ने खाना खाना शुरू कर दिया। 2-4 दिन ही कष्ट में है, रीमा कपूर उसे तसल्ली देने वाले अंदाज में कह उठी। उसके बाद हमारे पास दौलत ही दौलत होगी, तुम, मैं और जहान भर के सुख होंगे। यह कहकर तुम मुझे तसल्ली दे रही हो या खुद को? सूरज कपूर ने व्यंग से कहा। मैं सच बात तुम्हें बता रही हूँ। भगवान ही जाने तेरी माँ ने तेरे को क्या खाकर पैदा किया था, सूरज कपूर ने हंसकर कहा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि वह लोग खतरनाक हैं, यह मामला हमारे बस का नहीं, लेकिन मेरी बात तो। चुप रहो, हमेशा मरो की तरह बातें करते हो। मर्द बनो मर्द। तो अब मुझे यह भी मालूम करना पड़ेगा कि असली मर्द होने का कौन सा निशान होता है, सूरज कपूर ने खा जाने वाला स्वर में कहा। या फिर तुम असली मर्द उसे कहती हो जो औरत के इशारे पर गाड़ी के आगे सिर दे दे, आत्महत्या कर ले, या फिर 10 बदमाशों के बीच पहुंचकर कहे कि मुझे गोली मारो। प्लीज़ सूरज, उखड़ो मत, हम जो भी कर रहे हैं भविष्य को अच्छा बनाने के लिए ही कर। भविष्य? सूरज कपूर हंसा। तुम जिस रास्ते पर चल रही हो वहाँ भविष्य नहीं होता, सिर्फ वर्तमान ही होता है। काले रास्तों पर भविष्य आ ही नहीं पाता, जिंदगी सिर्फ वर्तमान के गिर्द ही घूमती रहती है और ख़त्म हो जाती है। रीमा कपूर ने जगमोहन और देवराज चौहान की कार को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा और दोनों कार में बैठने जा रहे हैं। देवराज चौहान और जगमोहन कार में बैठे कार आगे बढ़ गई। करीब 1 मिनट बाद सूरज कपूर ने भी अपनी कार आगे बढ़ा दी। मुख्य सड़क पर पहुंचने के बाद उन्हें काफ़ी आगे देवराज चौहान की कार की टेल लाइट नजर आई। यह सारी रात यूं ही आगे नहीं बढ़ते रहेंगे, सूरज कपूर बोला। कहीं ना कहीं यह रात बिताने के लिए अवश्य ही रुकेंगे। क्यों? वैन के बारे में पूछते हुए वे दोनों आगे बढ़ रहे हैं और रात के इस वक्त उन्हें पूछताछ के लिए मिलेगा कौन? रीमा कपूर खाना समाप्त कर चुकी थी। पानी पीने के बाद उसने बोतल बंद करके एक तरफ रख दी। पीछा बराबर जारी था। यह बात तो वह सोच भी नहीं सकते थे कि देवराज चौहान और जगमोहन को उनके पीछे आने के बारे में मालूम हो चुका है और अब वह पीछा नहीं कर रहे बल्कि पीछा करवाया जा रहा है। अगले दिन सुबह विक्रम शर्मा ने बिरजू के उस्ताद सेवाराम को तलाशा। वैन का डोर लॉक खुलवाना बहुत ज़रूरी था। वह खुद ही सारा मामला निपटा देना चाहता था। बिरजू इस काम में उसके साथ ही रहा, परंतु सेवाराम कहीं नहीं मिला। उन्होंने यह मालूम किया कि कहीं सेवाराम रात के काम में पुलिस के हत्थे तो नहीं चढ़ गया। बहरहाल ऐसी कोई खबर उन्हें नहीं मिली। हो सकता है सेवाराम 2-4 घंटों बाद अपने ठिकाने पर आ पहुंचे, आखिरकार बिरजू ने कहा। कोई और है तुम्हारी नज़र में जो वैन के उस ताले को खोल सके? विक्रम शर्मा ने पूछा। बिरजू ने विक्रम शर्मा को देखा, फिर वह गंभीर स्वर में कह उठा। है तो बहुत विक्रम भाई, मिनटों में खोल देंगे, लेकिन इस बात की गारंटी मैं नहीं दूंगा कि यह बात दबी रहे। अब तुम ही सोच लो कि अगर रगड़े वाला मामला है तो सेवाराम का इंतज़ार करना होगा। विक्रम शर्मा के होठों पर शांत मुस्कान उभर आई।
ठीक है, मैं शहर वाले अपने ठिकाने पर हूँ, तुम सारा दिन सेवाराम को ढूंढने का काम करोगे। बिरजू ने सहमति में सिर हिला दिया। वानखेड़े ने वह रात सड़क के किनारे बसे एक गांव में बिताई। रात को वैन की तलाश में भटकना कोई समझदारी वाली बात नहीं थी। जहां रात बिताई उन लोगों ने उसे नाश्ता कराकर ही विदा किया। उस वक्त सुबह के 8 बज रहे थे। वानखेड़े ने कार संभाली और वह पुनः सड़क पर आ गया। धीमी गति से कार आगे बढ़ने लगी ताकि कोई मिले तो उससे वैन के बारे में मालूमात कर सके। उसे इस बात का भी इल्म होता जा रहा था कि जितना वक्त बीतता जा रहा है वैन उतनी ही दूर होती जा रही है। सुबह नाश्ते के बाद सुखराम और विलायती राम बंगले के सामने ही पेड़ के नीचे कुर्सियां डालकर बैठ गए थे। दीपा चंपा के साथ आज घर साफ करवा रही थी। विक्रम शर्मा रात को डिनर के बाद ऐसा गया था कि वह अभी तक भी वापस लौट कर नहीं आया था। विलायती राम ने वैन को देखा। सुखराम, हाँ, वैन खोलकर देखें? विलायती राम के होठों पर मुस्कान उभरी। क्यों, करोड़ों के दर्शन तो कर लें। कोई ज़रूरत नहीं, एक बार देख लेने में क्या अर्ज है। दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया तुम्हारा, खामखा किसी को शक। यहाँ है ही कौन जिसे शक। वक्त का कुछ पता नहीं चलता, बंद ही रहने दो, अभी जो काम की बात है उसे सोचने दो। हाँ, सुखराम गंभीर स्वर में बोला, 2 दिन हो चुके हैं हमें यहाँ आए हुए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन और यहाँ रह लेंगे, उसके बाद वापस जाना है। लेकिन जाने से पहले इन नोटों को कहाँ ठिकाने लगाना है इस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। यह बात तो मैं कब से कह रहा हूँ कि सोचने दो। तुम्हारी साली का आदमी विश्वास के काबिल नहीं है, वरना वह हमारे काम। उसकी बात मत कर। सुखराम मुंह बना कर क्या उठा। उसे नोटों की खुशबू मिल गई तो वह हमारी गर्दन भी काट देगा। दोनों में कई पल खामोशी रही। सुखराम, तुम्हारा अपनी साली के बारे में क्या ख्याल है? दीपा? सुखराम की निगाह फौरन उस पर टिकी। हाँ। सुखराम की आंखें सिकुड़ी। तेरा क्या ख्याल है? दीपा को तू विश्वास में ले ले तो कैसा रहे? विलायती राम बोला। ओह, इस तरफ तो मैंने सोचा ही नहीं था। दीपा को मैं संभाल लूँगा, नोटों को रखने की हमारी दिक्कत खत्म हो गई, समझो विलायती। सुखराम का चेहरा एकाएक चमक उठा। अगर वह तेरी बात ना मानी तो उसकी तू फिक्र मत कर, दीपा तो पूरी तरह से मेरी ही है। कहते हुए सुखराम उठ खड़ा हुआ। कहाँ जा रहा है? दीपा से बात करने। अगर गड़बड़ हो गई तो? नहीं होगी, सुखराम ने विश्वास के साथ कहा और वह बंगले के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। आज विक्रम नहीं आया चंपा, दीपा कह उठी। रात भी तेरे साथ नहीं था? मुझे बताकर थोड़ा ही ना गए हैं मालिक कि कहाँ गए हैं। पति तो आखिर आपके ही हैं। चंपा लापरवाही से कह उठी। वो सबका पति है, दीपा कड़वे जहरीले स्वर में कह उठी। लेकिन फेरे तो आपके साथ ही लिए हैं। चंपा मुस्कुराई। विक्रम जैसे इंसान हर रात नया फेरे लेते हैं, ऐसे लोगों की बीवियां होकर भी नहीं होती। कहती तो आप ठीक ही है मालकिन, अब आप मुझे ही देखिए, मेरी खिड़की से आते हैं तो मालिक ही आते हैं। आज तक कोई दूसरा नहीं आया, दूसरे के बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं। और जब विक्रम आना बंद कर देगा तब भी तेरी खिड़की खुली रहेगी, वहाँ से कोई और आ जाएगा। दीपा व्यंग से कह उठी। खिड़की एक बार खुल जाए तो फिर वह कभी बंद नहीं होती। अब मैं क्या कहूँ मालकिन, इस बात की समझ आपको ही ज़्यादा होगी, क्योंकि आपकी खिड़की तो न जाने कब से खुली हुई है और वहाँ से आते हैं आपके प्यारे जीजा जी। चंपा, दीपा गुस्से से कह उठी, ज़्यादा जुबान मत चला। शुरुआत तो आपने ही की है मालकिन, वरना मेरी औकात कहाँ की मुंह भी खोल सकूं। दीपा के चेहरे पर गुस्सा उभर आया। मालिक ने शहर में कोई और रखी होगी मालकिन, वरना कोई रोज़ रोज़ ऐसे क्या बीज खरीदने खाद लेने शहर को दौड़ पड़ते हैं। आपकी जगह अगर मैं होती तो कब का दूसरा ब्याह करके अब तक बैठ जाती। तभी सुखराम ने भीतर प्रवेश किया। जीजा जी आए हैं आपके। दीपा ने फौरन सुखराम को देखा और मुस्कुराई। सुखराम भी मीठे अंदाज में मुस्कुराया। चंपा एक गहरी सांस लेकर अपने काम में व्यस्त हो गई। क्या कर रही हो? सुखराम ने पूछा। यूं ही वक्त बिता रही हूँ चंपा के साथ काम करके। आओ बाहर बैठते हैं, सुखराम बोला। दीपा से पहले ही चंपा कह उठी। बाहर क्यों, भीतर ही बैठिए ना कमरे में। जीप की आवाज़ दूर से ही सुनाई देने लगती है। ऐसा कुछ हुआ तो मैं सब कुछ संभाल लूँगी, 2-4 मिनट मालिक को बाहर ही रोक लूँगी। सुखराम मुस्कुराया। ज़्यादा बकवास मत कर, दीपा सक पका कर कह उठी। मैं तो यह सोच रही थी कि यह कहकर आपका और आपके जीजा जी का भला कर रही हूँ। सुखराम दीपा के साथ बाहर आ गया। दोनों पेड़ की छाया में बैठे हुए विलायती राम के पास पहुंचे। विलायती, सुखराम बोला, तू 10 मिनट कहीं टहला, हमें बात करनी है। विलायती फौरन वहाँ से उठकर थोड़ी दूर जाकर टहलने लगा।
सुखराम और दीपा पेड़ की छाया में पड़ी कुर्सियों पर बैठ गए। क्या बात है? दीपा कह उठी। आप ऐसी क्या बात करना चाहते हैं? वही बता रहा हूँ, सुखराम गंभीर स्वर में कह उठा। मैं तो कब से तुमसे बात करने का मौका ही ढूंढ रहा था, और फिर सच तो यह है कि मेरी बात करने की हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी। हिम्मत? हाँ, लेकिन मैं जानता हूँ मेरी दीपा मेरी बात को सच्चे मन से समझेगी। दीपा उसे देखती रही। मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूँ ना? यह आप कैसी बातें कर रहे हैं जीजा जी? दीपा का स्वर कुछ धीमा हो गया। मैं तो सिर से पांव तक आपकी ही हूँ, भगवान के बाद आपकी ही इज्जत करती हूँ। बस दीपा बस, यह सुनकर मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। सुखराम एक गहरी सांस लेकर क्या उठा। तुम भी जानती हो कि तुम्हारी बहन मेरी बीवी है, लेकिन जो खुशी और आराम तुम्हारी गोद में सिर रखकर मिलता है, उसकी गोद में रखकर नहीं मिलता। बस यूं ही समझो कि दुनियादारी ने मेरे हाथ बांधे हुए हैं। मेरा भी तो यही हाल है। दीपा को जैसे हिम्मत मिल गई थी यह बात कहने की। सुखराम जानबूझकर 2 पल खामोश रहा। कहिए ना जीजा जी, क्या बात है? मैं आपके काम आ सकूं तो समझूंगी मैं धन्य हो गई। दीपा, सुखराम दर्द भरे स्वर में क्या उठा, तुम्हारी बहन को ऐसी बीमारी है कि वह बच नहीं सकती। क्या? दीपा के होठों से निकला। आपने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? कहा तो हिम्मत नहीं हुई। सुखराम अपनी आवाज़ में ढेर सारा दुख ले आया। इस वक्त वह अस्पताल में है और उसे बचाने के लिए लाख रुपए की ज़रूरत है, जो कि मेरे पास नहीं है। हो भी तो यह गारंटी नहीं कि वह बच ही जाएगी। दीपा बुद्ध सी बनी सुखराम को देखती रही। लेकिन वह तुम्हारी बहन है और वह मेरी बीवी है। उसे इस तरह मरने भी तो नहीं दिया जा सकता। सुखराम ने अपनी आवाज़ को भारी कर लिया। और मैंने उसे बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। मैं समझी नहीं। दीपा, सुखराम ने सिर को थोड़ा सा झुका लिया। किसी की भलाई के लिए यदि कोई बुरा काम किया जाए तो वह बुरा नहीं होता। कुछ ऐसा मैंने भी किया है तुम्हारी बहन की जान बचाने के लिए। क्या? सुखराम खामोश हो गया।